जय हिंद प्यारे बच्चों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। और सेफली रहें, घर में सेफली मनाएं, सेलिब्रेट करें। खूब पटाखे तो मत चलाएं, लेकिन हाँ जितने हो सके उतने चलाएं जितनी आपकी क्षमता, जितनी कैपेसिटी है। और खूब मिठाइयाँ खाएं, खूब इंजॉय करें, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत जब पूजा हो रही हो घर में तो उसमें बैठ के देखें भी कि वास्तविकता में हमारा कल्चर क्या है, ठीक है। केवल दिवाली से नहीं, दिवाली को जानना और समझना भी पड़ता है। तो पिछली बारी हम लोगों ने जो कविता पढ़ी थी डस्ट ऑफ स्नो, वो पूरी तरीके से क्लियर हो गई थी। आज की जो पोएम है उसका नाम है फायर एंड आइस। ये किसने लिखा, कौन है इसके पोइट, तो वो बता दूं मैं आपको। इसके पोइट भी कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हाँ प्यारे बच्चों देखो, कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस कविता में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर, इस कविता के अंदर जो वर्ड्स हैं अगर उनको समझ लिया और उनके मतलब को समझ लिया, या यूं कहें कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। इसी के अंदर इसके अंदर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है वो भी फिगर ऑफ स्पीच महत्व आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो समझिएगा, फिगर ऑफ स्पीच को बाद में समझेंगे, पहले हम लोग कविता को समझेंगे। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice, from what I have tasted of desire I hold with those who favor fire। इस कविता के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो हैं वो कहते हैं कि इस पृथ्वी का अंत जो होगा, अब यहां पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस बात को नहीं कह रहे हैं, इस बात को कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ लोग हैं ये खड़े हुए, वो कह रहे हैं कि पृथ्वी का अंत किससे होगा, FIRE, फायर से होगा। जहां कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई फायर से नहीं होगा, आइस से होगा, ठीक। तो कुछ लोग कह रहे थे फायर से होगा, कुछ लोग कह रहे थे आइस से होगा। तब तक एक बंदा यहां खड़ा हुआ था और इनको देख रहा था, ठीक है। उनका नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। समझिए बेटा, अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के साथ आना ज्यादा पसंद करूंगा जो कह रहे हैं कि पृथ्वी का अंत किससे होगा, फायर से। तो यहां पे कुछ लोग फायर कह रहे हैं, कुछ लोग आइस कह रहे हैं, पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन लोगों के साथ जाना पहले पसंद कर रहे हैं जो क्या कह रहे हैं, फायर। पर ऐसा नहीं है कि वो आइस को मना कर रहे हैं, वो आइस वाले लोगों के साथ भी हैं। तो इस कविता का फर्स्ट स्ट्रेंजर कहता है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इस पृथ्वी का अंत अग्नि, आग से होगा। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि आइस से होगा। यहां प्यारे बच्चों समझने वाली बात जो है वो ये है कि फायर का मतलब आग है, पर आग का मतलब पैशन है, आग का मतलब जुनून है। बात समझ रहे हैं ना आप, यहां आग के डिफरेंट मतलब हैं। वैसे ही बेटा प्यारे बच्चों समझने वाली बात है एक, और वो ये है कि यहां जो आइस यूज हो रही है, आइस का मतलब बेटा बर्फ है। क्या है, बर्फ। और बर्फ ये तो पता ही होता है कि आइस का मतलब बर्फ है, पर इस कविता के अंदर आइस का मतलब बर्फ के साथ साथ असंवेदनशीलता, मतलब हेटर्ड, मतलब उदासीनता, मतलब ये सारा मतलब निकल के आ रहा है। इसके डिफरेंट मतलब हैं, इनसेंसिटिविटी, ये सारे मतलब। तो यहां आइस का अलग मतलब है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब कवि कहते हैं कि जो मैंने जिस चीज को चखा है उसके अकॉर्डिंग, चखा का मीन्स मैंने जो टेस्ट लिया मेरे अकॉर्डिंग, कवि कहते हैं आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं या जाना ज्यादा पहले पसंद करूंगा जो कह रहे हैं फायर से इस पृथ्वी का अंत होगा। पहला पैराग्राफ क्लियर है। दूसरा देखो, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब यहां पर वो एक बात और कह रहे हैं, अब उन्होंने पहले तो ये बात कही, ये स्टेंजा हुआ, इसके बाद वो आगे चले, फिर वो कुछ कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं कि अगर कयामत इस दुनिया में 2 बार आती है, अगर इस दुनिया में 2 बार कयामत आती है, तबाह होता है, डिस्ट्रॉय, अगर ये दुनिया 2 बार होती है, तो पहली बार तो चलो ठीक है मैं इनके साथ खड़ा हूं, लेकिन दूसरी बार पक्का किससे होगा, आइस से। समझ रहे हैं, आइस मीन्स हेटर्ड, क्रुएल्टी। समझिए बेटा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। वो कहते हैं मैं जानता हूं, मुझे पता है कि इस दुनिया में जो हेट है ना, नफरत, वो बढ़ती जा रही है।
लोगों के प्रति ईर्ष्या, जेलसी बढ़ती जा रही है। और वो क्या कह रहे हैं? टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। वो कहते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि आइस भी पर्याप्त है। आइस मतलब बर्फ, मतलब की हेट, मतलब की ईर्ष्या, मतलब की उदासीनता, जेलसी, ये सब चीजें भी पर्याप्त हैं इस दुनिया का अंत करने के लिए। क्लियर हुआ? अब हम लोग समझेंगे प्यारे बच्चों, क्या समझेंगे? एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। इस कविता को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। और अगर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर आते हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर दो तरीके हैं। कविता, किसी भी कविता को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप क्या करो, आप क्वेश्चन आंसर को याद करो, जो कि स्कूल में आप कर रहे हैं, ठीक। दूसरा तरीका कि आप उन्हें याद ना करो, उन्हें समझो। आप पोएम को समझो, उसकी इस एक्सप्लेनेशन को समझो। बेटा जो भी क्वेश्चन बनेगा, बेटा जो भी क्वेश्चन, मैं जो कह रहा हूं बहुत ध्यान समझना, जो क्वेश्चन बनेगा बेटा, वो क्वेश्चन इस एक्सप्लेनेशन से बाहर नहीं होगा प्यारे बच्चों, इससे बाहर नहीं होगा। अगर इसी को पढ़ लिया जाए तो फिर रटना और रट्टाफिकेशन दूर हो जाता है बेटा। देखो बेटा, फर्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन क्या है? द पोइट सेज, कवि कहते हैं, दैट की देयर आर टू नोशंस। नोशंस मैंने होता है विचार, मतलब थॉट्स। दो प्रकार के थॉट्स हैं इन द सोसाइटी अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। इस समाज में पृथ्वी के नाश के या सर्वनाश के लिए दो प्रकार के विचार हैं, दो प्रकार के थॉट्स हैं। पहला बेटा, द फर्स्ट ऑफ दीज थ्योरीज स्टेट्स दैट फायर विल कॉज द डिजास्टर टू हैपन। पहली तो थ्योरी ये कहती है कि इस पृथ्वी का अंत का कारण सिर्फ और सिर्फ कौन होगी? आग होगी, अग्नि होगी, पैशन होगा। अग्नि मीन्स पैशन, जुनून। इंसान हर चीज को पाना चाहता है, हर चीज को आजकल चाह रहा है। वो कह रहा है मेरे घर एसी लग जाए। अब हर जगह एसी लग जाएंगी, हर जगह चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, तो प्रकृति खत्म हो जाएगी बेटा। इसको देखो, पोएम के बहुत सारे डीप अर्थ होते हैं, ठीक है ना? हाँ, आगे कह रहे हैं ही इक्वेट्स, ही मैंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इक्वेट्स मैंने तुलना करते हैं फायर मतलब अग्नि की, विद ह्यूमन पैशन। ह्यूमन पैशन का मतलब होता है मानव के जुनून से, किससे? पैशन से, एंड डिजायर, और उसके सपनों से। दिन प्रतिदिन हर कोई कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। आगे, द पोइट फ्रैंकली कन्फेसेस दैट ही एग्रीज विद दोज पीपल हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल बर्न बाय द फायर। और फिर धीरे से कवि क्या कह रहे हैं इस पैरा में, इसके पहले जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें, वो कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के साथ जाना पहले पसंद करूंगा। जाना का मतलब उनके साथ खड़ा होना, स्टैंड करना, जो कह रहे हैं कि इस पृथ्वी का अंत किससे होगा? आग से होगा। ये पृथ्वी आग से जल जाएगी, ठीक है। सेकेंड स्टेंजा बेटा देखो, समझो। इन दीज लाइन्स, सेकेंड स्टेंजा की जो लाइन्स है उनमें, डिस्कसिंग द फर्स्ट थ्योरी, वो पहली थ्योरी को बताते बताते, कौन वो? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पहली थ्योरी को बताते बताते दूसरी थ्योरी में चले जाते हैं। गोज ऑन टॉक अबाउट द सेकेंड थ्योरी। और सेकेंड थ्योरी क्या है? सेकेंड थ्योरी है द थ्योरी अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ बाय आइस। डिस्ट्रक्शन का मतलब सर्वनाश, कि इस पृथ्वी का अंत आइस से कैसे होगा, ये बताने लगते हैं वो। बर्फ से कैसे होगा? ही डज नॉट डिसएग्री, वो कहते हैं मैं असहमत नहीं हूं। असहमत का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आइस से नहीं होगा, फायर से भी हो सकता है पहली बार, और अगर दूसरी बार कयामत आई, दूसरी बार सर्वनाश हुआ, तो आइस से भी होगा। विद द फर्स्ट थ्योरी, फर्स्ट थ्योरी से वो डिसएग्री नहीं करते। वो कह रहे ही सिंपली कंसीडर्स, जब वो विचार कर रहे हैं तो वो पा रहे हैं व्हाट माइट हैपन, क्या होगा इफ द अर्थ वर टू बी डिस्ट्रॉयड अ सेकेंड टाइम। अगर पृथ्वी पर दूसरी बार सर्वनाश हुआ तो क्या होगा? क्लियर है? आगे देखिए बच्चा, ही इज श्योर दैट, वे इस बात को लेकर सर्टेन है, श्योर है, निश्चित है कि द सेकेंड टाइम आइस विल बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द अर्थ। जो आइस है, जो बर्फ है, वो काफी होगी। हेट, नफरत, ईर्ष्या, जेलसी, ये सब काफी होगा इस पृथ्वी को क्या करने के लिए? एज नियरली एंड इफेक्टिवली एज द फायर। काफी होगा जिस प्रकार से अग्नि काफी है इस पृथ्वी को खत्म करने के लिए, आग काफी है, वैसे ही आइस भी काफी है।
ही कंपेयर्स आइस, उन्होंने आइस की जो तुलना की है वो हेटर, नफरत से की है। और इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब उदासीनता होता है वैसे हिंदी में। उदासीन मतलब किसी को किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ अपने काम से मतलब है। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? आगे देखो, अब बात आती है कि कविता के अंदर दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है। क्या पूछेगा कि भाई बताओ पोएटिक डिवाइस क्या है? पोएटिक डिवाइस। अब पोएटिक डिवाइस की बात की जाए तो दो भागों में बांटा जाता है। पहला राइम स्कीम, राइम स्कीम, और दूसरा प्यारे बच्चों होता है वो फिगर ऑफ स्पीच। क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को अलंकार कहते हैं। अलंकार एक अपने आप में चैप्टर है, अगर वो पढ़ा होगा आपने, अपने आप में एक अलग टॉपिक है वो। अगर आपने अलग से फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ रखा है तो ही आप किसी कविता में वो निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, उसे अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो इस कविता के अंदर एक अलंकार क्या पढ़ रहा है? देखिए बेटा, सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का मतलब होता है प्रतीकवाद। क्या होता है? प्रतीकवाद। सिंबोलिज्म शब्द जो आया किससे आया? सिंबल से। सिंबल का मतलब ही होता है क्या? प्रतीक। और सिंबोलिज्म का मतलब प्रतीकवाद। अब प्रतीकवाद क्या होता है समझिए प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट यहां इस कविता के अंदर फायर और आइस दो बार आया, देखा होगा आपने, आया, ठीक। पर क्या फायर का मतलब सिर्फ आग है या आइस का मतलब सिर्फ बर्फ है? ऐसा है क्या? क्या आग से अग्नि से हो जाएगी, मतलब आग जला देगी? इतनी आग कहां से आ जाएगी एकदम से, और इतनी बर्फ कहां से पड़ जाएगी? नहीं बेटा, इस कविता के अंदर कवि जब फायर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? फायर, तो वो सिर्फ आग नहीं बोल रहा है, तो फिर वो पैशन का नाम भी ले रहा है, पैशन भी बोल रहा है। पैशन मीन्स जुनून। समझ में आ रहा है? इसके अलावा जब वो आइस बोल रहा है तो वो सिर्फ बर्फ नहीं बोल रहा है, तो वो बेटा हेटर्ड के बारे में बता रहा है, क्रुएल्टी के बारे में बता रहा है, हेट, नफरत के बारे में बता रहा है, क्रुएल्टी के बारे में बता रहा है, और भी बहुत सारी चीजों का, इंटॉलरेंस के बारे में बता रहा है, और भी बहुत सारी चीजों का जिक्र कर रहा है जब वो आइस के बारे में बोल रहा है। मतलब ये सब क्या हुआ? एक शब्द उसका दूसरा अर्थ, एक शब्द उसके दूसरे अर्थ, यही बेटा कहलाते हैं प्रतीकवाद। जब किसी एक शब्द के बहुत सारे डिफरेंट अर्थ निकल आए तो वो प्रतीकवाद है। अब ये क्या था? अलंकार। अब ये फिगर ऑफ स्पीच अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम कैसे निकालोगे? देखो बेटा समझिए, तो सिंबोलिज्म क्लियर हुआ, आ गया। अब बात आती है अलिटरेशन की। अलिटरेशन क्या होता है? इसे हिंदी में अनुप्रास कहते हैं। होता क्या है? जब बेटा दोनों सेम वर्ड्स, सेम साउंड वर्ड्स, श, श, व, दो वर्ड साथ में आए और उनका साउंड सेम हो, तो ऐसी कंडीशन में उसे क्या कहा जाएगा? अलिटरेशन कहा जाएगा। अब यहां पे समझिए बेटा, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। वर्ल्ड विल, वो साउंड देख रहे हो ना बेटा? आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। सेम साउंड, सेम साउंड, सेम साउंड। जब दो वर्ड सेम साउंड्स के एक साथ स्टार्ट हो या एक साथ आए तो बेटा वो अलंकार कौन सा होगा? फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा? अलिटरेशन। क्लियर हो गया बेटा? अब बात आती है राइम स्कीम की। पिछली पोइम्स में मैंने सिखाया है, एक बार फिर से मैं सिखा रहा हूं, स्टार्टिंग से समझ लो बहुत अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रहता है। देखो बेटा समझो, देखो जब भी कभी किसी भी एग्जाम में आप हो और पोइम का राइम स्कीम पूछ दे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि लास्ट के वर्ड्स को, स्टेंजा जो भी दिया जाए वो खुद कहेगा आपसे कि इस स्टेंजा का राइम स्कीम बताइए। अगर पूरे का पूछे तो पूरे के अकॉर्डिंग निकाल दीजिए। करना क्या है कि लास्ट के जो वर्ड्स हैं उन्हें आपको उनका क्या करना है? साउंड देखना है। क्या करना है? साउंड देखना है। फायर, देखो बेटा, फिर लिखा है आइस, फिर लिखा है डिजायर, डिजायर, फिर लिखा है फायर। साउंड देखिए, आयर। जैसे ही साउंड बदलता जाए वैसे ही वैसे आपको अल्फाबेटिकल जो लेटर होते हैं अल्फाबेट के वो चेंज करने हैं।
और अल्फाबेट का पहला लेटर क्या होता है? ए, साउंड बदला बी, फिर साउंड बदला सी, लेकिन जब भी वही वाला साउंड रिपीट हुआ फिर से ए। बस यही तो होता है राइम स्कीम। फायर ए, आइस बदल गया बी, डिजायर आयर, फिर से फायर, फिर से बेटा क्या निकला? ए बी ए, सॉरी ए। क्लियर? ऐसे ही बेटा राइम स्कीम निकाला जाता है। अब बात आती है, राइम स्कीम निकालना भी सीख लिया हम लोगों ने। अब देखो यहां पे राइम स्कीम ए बी ए, बाकी का आप खुद निकाल लीजिएगा आगे वाले स्टेंजा का। हम लोगों ये क्लियर कर दिया था मैंने यहां तक, ठीक है। अब यहां से आपको खुद से निकाल लो, तो निकालना आ गया होगा। पिछली पोएम में मैंने सिखाया, सीख सकते हो। अब आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर, स्टेंजाज रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर। देखो बेटा कह रहा है, पहला स्टेंजा देखिए, सम से लेकर फेवर फायर। ठीक, एग्जाम में क्या होगा, स्टेंजा दिया जाएगा कविता का, पोइम का, आपको खुद से ही सोचना है, पता करना है। अगर आपने पढ़ा है तो खुद से क्लियर करिए कि वो कौन सी कविता है, फिर आप उसके आंसर दे पाएंगे। तो जैसे ही यहां पे मैंने डॉट डॉट में कर दिया, वैसे पूरा लिख के आएगा स्टेंजा वहां एग्जाम में। जैसे पहला स्टेंजा जो भी है वो पूरा आएगा। उसमें से देखिए 4 इन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए हैं, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है अपने अकॉर्डिंग। और फिर क्या होगा, उनके आपको आंसर ये देने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन जो बन रहा है, नेम द पोएम एंड इट्स पोएट, कविता का नाम बताओ और कवि का नाम बताओ। लेकिन जैसे ही तुमने इन पंक्तियों को देखा, जैसे ही तुमने बेटा इन पंक्तियों को देखा, इन लाइंस को देखा, तुम खुद समझ गए ये कविता कौन सी है। ये कविता फायर एंड आइस है। तुम खुद समझ गए कि इसके राइटर, इसके पोइट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। डन। इस तरीके से, तो द नेम ऑफ द पोएम इज फायर एंड आइस एंड इट्स पोइट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लियर हो गया। सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू सम पीपल, कुछ लोगों के अनुसार, हाउ विल द वर्ल्ड एंड इन फायर, आग से कैसे पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू सम पीपल, कुछ लोगों के अनुसार, द वर्ल्ड विल एंड, पृथ्वी का अंत हो जाएगा, इन फायर, अग्नि से, एज फायर स्टैंड्स फॉर, क्योंकि फायर का मतलब यहां क्या है, हेटर्ड, क्रुएल्टी, फरी, ठीक है, एंड वर्ड्स आर दीज इविल्स विल र्यून द वर्ल्ड, और इस प्रकार की जो चीजें, ऐसे शब्द हैं, वो क्या करेंगे, वो शत्रु हैं, वो बर्बाद कर देंगे किसको, इस संसार को। आगे क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज आइस मीन, आइस का मतलब क्या है। देखो प्यारे बच्चों, हियर आइस मीन्स इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता, इंटॉलरेंस, असंवेदनशीलता, इंटॉलरेंस, इसके अलावा प्यारे बच्चों इंडिफरेंस, उदासीनता, ये सारा मतलब किसका है, आइस का है। क्लियर। तो ये चीज पता होना, मैंने पहले ही बोला था आपको कि इनके डिफरेंट मतलब हैं। यहां जब आइस की बात हो रही है तो बर्फ की बात नहीं हो रही है, बल्कि कुछ और चीजों की भी बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा, तो वो तुम्हें क्लियर है, राइम स्कीम मैंने बता दिया था, वो ऐसे ही निकलेगा। ये इस पे मत जाओ, वो ए बी करके जिस तरीके से भी निकाला था वैसे ही आपको लिख देना है। आगे देखो प्यारे बच्चों, ये देखिए राइम स्कीम, पहले स्टेंजा का ये, दूसरे स्टेंजा का ये है। निकाला कैसे था वो मैंने आपको बताया था अभी। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, दूसरे स्टेंजा की तरफ। देखो बेटा दूसरा स्टेंजा क्या कह रहा है, बट इफ इट से लेके सफाइस तक जो सेकेंड स्टेंजा है उसमें पहला क्वेश्चन बना है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन। कविता से जो है फायर एंड आइस, उसका जो सेकेंड स्टेंजा है, उसकी जो पहली लाइन है, उसमें एक शब्द, एक प्रोनाउन का यूज किया गया है, इट। एग्जाम में पूछ दिया गया है या पूछ दिया जाएगा कि बताइए ये इट किसको शो करता है, किसको दिखाता है। तो आपको खूब पता होना चाहिए, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है ये, और खुद से नॉलेज भी होनी चाहिए कि ही जो होता है वो पुरुष के लिए लगता है, शी स्त्री के लिए लगता है, इट नॉन लिविंग के लिए। क्लियर है ना। तो सीधी सी बात है कि यहां पर कवि के लिए तो लगा नहीं है ये, तो किसके लिए लगा होगा, बात किसकी हो रही है, पृथ्वी की। इन दिस फर्स्ट लाइन इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड, संसार के लिए लगा है। क्लियर हुआ। आगे देखो, व्हाट डज द पोइट इक्वेट आइस विद, आइस की तुलना किसके साथ कर रहा है कवि, तो बेटा द पोइट इक्वेट्स आइस विद हेटर्ड, नफरत करने वाले लोग, जेलसी, क्रुएल्टी, इन सब के साथ तुलना कर रहा है किसकी, आइस की। नेक्स्ट, फॉर व्हाट आइस वुड सफाइस, आइस किसका अंत कर देगी, बर्फ किसको खत्म कर देगी,
तुम बताओ ना, किसको खत्म कर देगी? पृथ्वी को खत्म कर देगी। फायर किसको खत्म कर देगी? पृथ्वी को खत्म कर देगी। कवि किसके साथ पहली बार खड़ा था? किनके साथ गया था? किन लोगों के साथ? जो कह रहे थे कि फायर से अंत होगा, लेकिन अगर दूसरी बात कयामत आई तो फिर आइस से होगा। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा? मैंने क्लियर कर दिया था, पीछे दिया गया है, सॉल्व कराया था तो वो हो गया। आगे देखिए बेटा, कुछ दो क्वेश्चन जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। द सीबीएसई बोर्ड के अंदर तो मोस्टली ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, और इससे पहले जो थे वो यूपी बोर्ड और सीबीएसई। हम ऐसा कंटेंट दे रहे हैं आपको बेटा, ऐसा कंटेंट दे रहे हैं जो सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूपी के लिए, इसीलिए थोड़ा सा लेंदी है, बस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और अब सीबीएसई यूपी ऐसा सोच हटा दीजिए, मैं फिर से कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि अब जो इस साल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ये हो गया इंग्लिश, तो अब दोनों के लिए सेम है बेटा, इंग्लिश दोनों के लिए। यूपी बोर्ड का इंग्लिश अब सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग ही है 70% तक, उसका लेवल अब धीरे धीरे इंक्रीज कर दिया गया है, पहले नहीं था, 2 साल से अब ऐसा हो गया है, इसलिए बहुत मेहनत की जरूरत है। द टोन ऑफ द स्पीकर कॉन्ट्रास्ट विद द सीरियसनेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जस्टिफाई। इस कविता के अंदर जो कवि है उसका जो टोन है, टोन का मतलब कहने का तरीका, टोन मीन्स कहने का तरीका, वो थोड़ा सा विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट मैंने होता विरोध, विरोध दर्शा रहा है। विद द सीरियसनेस का मतलब गंभीरता के ऊपर, जिसके ऊपर वो बोल रहा है, वो पृथ्वी के अंत के ऊपर जब बोल रहा है तो वहां पे वो गंभीरता के साथ किसी चीज का विरोध कर रहा है। क्या ऐसा है? और अगर है तो उसे आप जस्टिफाई कीजिए, क्लियर करिए कैसे है। तो देखिए प्यारे बच्चों, समझिए, 1 सेकेंड। फायर एंड आइस इज अ सिंबॉलिक पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर और आइस, ये जो कविता है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जो कि एक सिंबॉलिक कविता है। सिंबॉलिक का मतलब प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक का मतलब होता है जो प्रतीक दे रही है, जहां पे छोटे छोटे वर्ड्स के बहुत सारे डिफरेंट अर्थ हैं। क्लियर? ठीक है बेटा, आगे देखो। द पोइट वांट्स टू अवेयर, अवेयर मैंने जागरूक करना, जो कवि है वो जागरूक करना चाहता है ह्यूमैनिटी मतलब मानवता को, दैट एवरीथिंग विल एंड वन डे, कि हर चीज का एक दिन अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। एज अ रिजल्ट अ ह्यूमन मिसडीड्स, मानव की इतनी सारी इच्छाओं की वजह से, जैसे वो बढ़ती चली जा रही हैं। क्या हो रहा है? हिज एम इज एफोरिज्म ब्रेविटी, द फॉर फ्रॉस्ट ट्रुथ रिमेन्स एम्बिगुअस। यहां पर जो फ्रॉस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं? फिर से समझिए इस चीज को, उसका जो लक्ष्य है वो क्या है? इज एफोरिज्म ब्रेविटी, फॉर फ्रॉस्ट ट्रुथ रिमेन्स एम्बिगुअस, जो कि अस्पष्ट है उन चीजों को सही तरीके से बताना। फ्रॉस्ट यहां ये करना चाहते हैं कि अपनी थ्योरी को अस्पष्ट चीजों को स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं कि ये चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन वो स्पष्ट बता रहे हैं। दैट्स वाई, इसीलिए द टोन, जो टोन है, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मैंने क्या होता है? विरोध, कॉन्ट्रास्ट मैंने विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट विद द सीरियसनेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, बहुत गंभीरता के साथ चीजों को ऐसा लगता है कि यहां पर वो विरोध कर रहे हैं किसी चीज का। और वो किस चीज का विरोध कर रहे हैं? कि इंसान अपनी किसको कम कर ले? फायर को। फायर मीन्स पैशन, मीन्स जुनून। और किसको कम कर ले? आइस को। आइस मीन्स हेटर्ड, नफरत, ईर्ष्या, जेलसी, इंटॉलरेंस। इन सब चीजों को क्या करे? इंसान कम करे। तो लगता ऐसा है, जब आप टोन देखेंगे, कविता को पढ़ेंगे, तो ऐसा लगेगा कि वो कहीं ना कहीं किसी चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, यूं कहें कि विरोध दर्शा रहे हैं, पर ऐसा है नहीं, वो सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखो, सेकेंड क्वेश्चन। फायर एंड आइस प्रोजेक्ट्स अ पेसिमिस्टिक आउटलुक, निराशावादी आउटलुक है इसका। कमेंट करिए ऐसा क्या है कि इसमें निराशा दिखाई दे रही है, तो वो क्यों दिख रही है, समझिए। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, इसे आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है, तो अपने अकॉर्डिंग का मतलब आप अपने ओन बेस पर आंसर ही दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार फायर एंड आइस जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मतलब एक ऐसा टॉपिक है, अ रियलिस्टिक आउटलुक। लोग ये कहते हैं, मतलब अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मोस्टली लोग इसको ये कहेंगे, मेरे अकॉर्डिंग मैं जो कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि लोगों के ऐसा लगता है कि ये कविता जो है वो कहीं ना कहीं निराशा, ये पेसिमिस्टिक है। पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है बता सकते हैं? निराशवादी, निराशवादी चीज को दिखाने वाली, ठीक है। अब निराशवादी लगती, लेकिन वास्तविकता में ऐसी है नहीं। वो कैसी है? वो रियलिस्टिक है। रियलिस्टिक का मतलब होता है वास्तविकता को बता रही है। क्या बता रही है? रियलिस्टिक का मतलब रियल, वास्तविकता को बता रही है। वो निराश नहीं कर रही है, वो आपको दर्द नहीं दे रही है, थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन वो आपको क्या बता रही है?
सच्चाई को बता रही है। द पोइट ब्रिंग्स फोर्थ द व्यू, जो कवि है वो ब्रिंग्स मैंने लाना चाहता है, फोर्थ द व्यू मतलब कि दृश्य, आपके सामने एक दृश्य लाना चाहता है, दैट द वर्ल्ड विल सून एंड, ये पृथ्वी का एक दिन जल्द ही जल्द क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। इससे हमें बहुत निराशा हो रही है। निराशा ना हो, ये बेटा पेसिमिस्टिक नहीं है, ये क्या है, रियलिस्टिक है, ये वास्तविकता है। अगर ऐसे ही रहे तो हो जाएगा। इट कैन बी आइदर बाई फायर, हो सकता है कि वो आग से हो जाए, हो सकता है कि वो आइस बर्फ से हो जाए। ही मेंशंस, कभी मेंशन करता है, बताता है दैट ही हैज टेस्टेड एवरीथिंग इन लाइफ आफ्टर द वर्ल्ड वार। वो कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहा है कि उसने वो जब एक लाइन याद करिएगा, एक सेकेंड, फिर से हम लोग वहीं पहुंच रहे हैं। देखिए बेटा, यहां पे देखिए, समझिए, यहां पे वो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ये लाइन वो क्या कह रहे थे कि मैं हर चीज को चख चुका हूं, हर स्वाद को चख चुका हूं, मैंने जीवन देख लिया है। कौन कह रहे थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब बेटा वहीं पहुंचिए, समझिए, देखिए बेटा, अब यहां वो क्या कह रहे हैं, हम लोग यहां पे थे, मेंशन दैट ही टेस्टेड एवरीथिंग इन लाइफ, उन्होंने अपने जीवन में हर चीज को चख लिया है, मींस हर चीज को समझ लिया है, आफ्टर द वर्ल्ड वार, जब विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद। ठीक है, आई सो, इसीलिए कवि कहता है, या हम कह रहे हैं, इस चीज को हम अपने अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, तो इट वुड सून एंड, पृथ्वी का जल्द अंत हो जाएगा, आइदर विद ग्रीड, या तो लालच से, लालच, या फिर बेटा इनडिफरेंस का मतलब उदासीनता से। जब अपने अपने सब मतलब रखेंगे, दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा, या प्रकृति के लिए कोई सोचेगा नहीं, तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से ये वाली कविता भी फिनिश, ये पोएम भी फिनिश कर ली हम लोगों ने। अब नेक्स्ट पोएम जो है वो बहुत सून आपके पास आ जाएगी। अच्छे से रिवाइज करें, प्रिपरेशन करें, बार बार देखें, जो चीज़ समझ ना आए कमेंट बॉक्स पे जरूर डालें। आज के इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।